हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण की सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको टैप करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करें, उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहां से उनको आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सागरीय प्रदूषण। इसके बाद एक और प्रदूषण बनता है ई प्रदूषण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना कंप्लीट कराने का। अगर वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता तो ये तीनों टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम है। सारे जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो कंपलसरी मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ अगर अपना डिटेल भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। ऑलरेडी उसमें 200 के आसपास मेंबर हैं। उसमें मैं कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ ग्रुप के मेंबर बने और सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक ज़रूर देखें। उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और मुझे एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरीके के वीडियो कंटेंट्स मैं आपके लिए और बनाऊँ। इसके अलावा वीडियो को कंपलसरी लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, उसमें एक थम्स अप भी डाल देंगे तो बहुत है मेरे लिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, उससे मेरी वीडियो की डिटेल आपको मिलते रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन और हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग देखेंगे सागरीय प्रदूषण। ठीक है, और मैं जल्दी कवर कराता हूँ इसको। ठीक है, फटाफट से सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जैसे हम लोग हर बार लेते हैं कि उसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टी में चेंज होना मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वो प्रदूषण कहलाता है। ये सब तो हम लोग को पता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर इसके डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से, मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का समुद्रों में डंप किया जाना मतलब उनके निस्तारण, समुद्र में डायरेक्टली निस्तारण से, ठीक है, उनकी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अवनयन होना, ठीक है, समुद्री प्रदूषण कहलाता है। ये सिंपल सादी से डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है ये डंपिंग का मतलब। ठीक है, और बेसिकली हम लोग क्या चीज़ डंप करते हैं समुद्र में, ये आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो हम लोग सीवेज का पानी डायरेक्टली डंप करते हैं समुद्र में। ठीक है, और मैं टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारा जो सीवेज का पानी होता है वो अनट्रीटेड वाटर होता है जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, बेसिकली उस पर से जो CO2 के कंपाउंड निकलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ डिग्रेड होगी नीचे जाके, ठीक है, अब वो सागर के नीचे सतह पर जमा होगी तो CO2 का उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वहीं से। और प्लस जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उनमें वो लोग भी कई मात्रा में CO2 का उत्पादन करते हैं। और अल्टीमेटली जो समुद्र है वो एक तरीके का बफर जोन बन जाता है, भंडार गृह बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो कि CO2 एक्यूमुलेट करता जाता है और ये आपके वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली अब इसका कारण क्या है वो जान लेते हैं। हम लोग क्या क्या चीज़ डंप करना, तो एक तो मैंने बता दिया। सेकंड है आपका तेल रिसाव, जिसको तेल अधिप्लाव बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात जिस वस्तु का होता है वो है आपका क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल आयात निर्यात तो ठीक है, और लेकिन क्या होता है कई बार टैंकरों के लीकेज की वजह से या फिर किसी नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से जो टैंकर्स रहते हैं या तो पलट जाते हैं या फिर वो रिसना चालू कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो समुद्र की सतह पर आपका तेल का जमाव हो जाता है जो कि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बारे में मैंने आपको एक बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ऑयल जैपर बैक्टीरिया। ठीक है, बनवारी लाल करके जो हमारे इंडियन ही हैं, 1996 में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है,
उसी को बोलते हैं आपका तेल अधिप्लाव। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो आप इसके बारे में इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सीवेज की डंपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्टली समुद्र में डंप करने से आपका जो प्रदूषण होता है, बेसिकली सीवेज के अलावा हम लोग उर्वरक जो भी होते हैं, जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर इनका यूज़ हम लोग कृषि कार्यों में करते हैं, वो भी वर्षा के पानी के साथ नदियों में जाके मिलता है और वो नदियाँ जो है सीधा समुद्रों में जाके मिलती है। तो ये उर्वरक का जो पानी है वो भी आपके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उर्वरक और सीवेज के बारे में मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, और इससे प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचता है। आपको जैसा कि पता होगा कि प्रवाल भित्तियाँ ही समुद्र में वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पनपती है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं जैव विविधता वाले टॉपिक पे, ठीक है। और ये प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो उर्वरक और सीवेज के पानी से लगातार नष्ट हो रही हैं, जिसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे पड़ता है, ठीक है। तो ये आप दूसरे कारण में ऐड कर सकते हैं। ज्वालामुखी प्रस्फुटन, जैसे कि आपको पता होगा कि जो अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वो जस्ट समुद्र से लगता हुआ है, और वो एक एक्टिव वोल्केनो है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत भारी मात्रा में रहती है, ठीक है। और लगातार वहाँ से रिसता हुआ लावा सीधा समुद्र में जाके गिरता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है ना, अब उसको रोक नहीं सकते। तो बेसिकली लावा में होता क्या है, मीथेन होते हैं, सल्फर के यौगिक होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लावा में मिक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी से लगातार राख वगैरह के अवशेष निकलते रहते हैं, जो फाइनली जाके समुद्र में डंप होते हैं, जिसके कारण जो कार्बन के यौगिकों का कंसंट्रेशन आपके समुद्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके वहाँ की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। तो आप ये टॉपिक उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतरिक्ष का कूड़ा। अंतरिक्ष का कूड़ा बेसिकली आप देखें तो जितने भी तरीके के मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स मतलब उल्का पिंड, ठीक है। और उल्का पिंड के गिरने को टेक्टाइस बोला जाता है, टेक्टाइस, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये टेक्टाइस जो है जो उनके गिरना वगैरह है, वो अल्टीमेटली जाके कहाँ, मोस्टली सागरों में डंप होते हैं, ठीक है। एक आध दो अपने घर वार के ऊपर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो उनकी वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। और जितने भी प्रकार के वेस्ट होते हैं, ठीक है, लाइक हमारे मिसाइल्स वगैरह के जितने भी अवशेष वगैरह हैं, जैसा कि आपको पता होगा चाइना का भी एक मिसाइल गिरा है आपके मालदीव के पास, तो ये सभी भी तो एक तरीके का पोल्यूशन ही है ना। और वो अल्टीमेटली डंप कहाँ हो रहा है, आपके सागरों में, और वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो अंतरिक्ष कूड़ा को आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे पहले प्रभाव में देखते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको CO2 के बारे में एकदम स्टार्टिंग में बताया, तो उसमें आप लिख सकते हो कि इसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है आपका अम्लता। समुद्र मतलब जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर और आपके सीवेज से निकलने वाला जो पानी है, वो समुद्रों की अम्लता को बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, जो प्रवाल भित्तियाँ हो रही हैं वो नष्ट होती जा रही है, और ये प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं अभी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न स्रोतों से उत्पादित आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये फास्फोरस है, मैंने एक क्लास में इसको पोटेशियम बोल दिया था, हालांकि मैंने कमेंट में डाल दिया है कि वहाँ पे पोटेशियम नहीं, वो एक्चुअली फास्फोरस है। जल्दीबाजी में स्लिप हो जाती है टंग, क्या करूँ। नाइट्रोजन और फास्फोरस बेसिकली समुद्री सुपोषण का कार्य करते हैं। और सुपोषण का मतलब जो भी एल्गी वगैरह रहते हैं समुद्र की सतह पे, वो क्या करते हैं, ग्रो होना लगातार चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर में एक लेयर जम जाती है आपके प्लांट्स की, और वो क्या करती है, सन रेज को नीचे आने नहीं देती, और जिससे वहाँ के नीचे के जीव जंतु प्रभावित होते हैं, ठीक है। और ये इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, आपके वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के पे, ठीक है। तो आप ये तीनों चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं समुद्री प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमने क्या क्या उपाय हैं किए हैं। सबसे पहले तो हमने 2 सम्मेलन बुलाए हैं। एक आपका 1948 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। सेकंड जो सम्मेलन बुलाया गया 1982 में लंदन में बुलाया गया, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो रोकथाम के उपाय, मेरे पास अब जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है, कुछ और रोकथाम के उपाय अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपका है
जितने भी आपके वाटर हैं सीवेज के, उसको पहले चीज़ से ट्रीट करके समुद्रों में निस्तारित करना चाहिए या फिर डंप करना चाहिए। वो एक पहला तरीका हो गया। सेकंड है आपका जो तेल अधिप्लाव के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, तो हमको उत्तम क्वालिटी के टैंकर का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका सागरीय प्रदूषित जल की सफाई करना। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपका जो भी जिस भी देश का आपका टैंकर होगा, ठीक है, अगर किसी प्रकार से अगर टैंकर में रिसाव होता है या फिर उसके दुर्घटना होती है या फिर किसी वजह से आपका जो तेल है वो समुद्र की सतह पे फैलता है, तो उसकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपके उस संबंधित देश की होगी। तो ये भी आप टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हो और इस तरीके से हम लोग ये तरीके आप अपना सकते हैं आपके सागरीय प्रदूषण में को नियंत्रित करने में। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारे प्रदूषण के जो रोकथाम के उपाय हैं वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी वजह से हमारे देश क्या दुनिया में लगातार प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे ई कचरा और ई वेस्ट के बारे में और इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक महत्वपूर्ण प्रदूषण के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है आपका ई अपशिष्ट प्रदूषण। ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रदूषण भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होने वाला प्रदूषण आपका क्या कहलाता है? ई अपशिष्ट प्रदूषण। ठीक है, नाम से ही इसका डेफिनेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में बेसिकली होता क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तो आज की डेट में आपका मोबाइल का फ़ोन। ठीक है, लेकिन अब मोबाइल का फ़ोन हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब दुनियादार के आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक समय यूज़ करने के बाद हम लोग उसको फेंक देते हैं, या तो वो कबाड़ी की दुकान में जाता है और उसके बाद फिर उसको रिसाइकल किया जाता है कुछ हद तक और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सबको डंप कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो वो उसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका एक मोबाइल फ़ोन ही हो गया, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर भी कई सारे आपके रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, चलो मोबाइल फ़ोन तो हम लोग उसको रिसाइकल कर, उसकी जो बैटरी है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, वो तो केमिकल्स है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? आपके वायुमंडल में जाएंगे या फिर आपका मृदा में जाएंगे। तो वो एक तरीके से जो है वो वायुमंडल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर पारा होता है, सीसा होता है, जस्ता होता है, ये सब हम लोग, जस्ता नहीं और कुछ होता है, ये सभी चीज़ अल्टीमेटली जाके वायुमंडल में मिलती है और वो प्रदूषण फैलाती है। तो उसको बोलते हैं आपका ई अपशिष्ट प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले भारत में ई वेस्ट की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और ये बेसिकली आंकड़े हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन में तो आता ही है, आपको मेंस में हो सकता है कभी इसके ऊपर में आपको ऐसे लिखने आ जाए, और ऐसे लिखने आ जाएगा तो आपको थोड़े बहुत आंकड़े डालना है। दुनिया में भारत का जो पोजीशन है ई अपशिष्ट में वो है 5th स्पॉट। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो आपके ई अपशिष्ट के मामले में है वो यूएस में होता है, इसके बाद चाइना में होता है, फिर जापान में होता है, फिर जर्मनी में होता है। ठीक है, अब स्टेट वाइज अगर भारत की बात कर ली जाए तो सबसे पहले स्पॉट पे है आपका महाराष्ट्र, सेकंड स्पॉट पे है आपका तमिलनाडु, थर्ड में है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में आपका उत्तर प्रदेश है। ये सब जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि उद्योग से होने वाला प्रदूषण कितना है, तो लगभग उद्योग से 70% जो है वो ई अपशिष्ट निकलता है और निजी क्षेत्रों से लगभग 15% के आसपास निकलता है। बाकी जो है आपका रेस्ट घरेलू से अलग अलग चीज़ें से अलग अलग रेशियो है उसका। ठीक है, इतना मोटा मोटी हिसाब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता दिया ये सब चीज़ें, उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ता है। हालांकि इसके ऊपर में हम लोग अलग अलग जितने भी आपके मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया और बाकी सारी चीज़ों में जो भी आपके यौगिक निकलते हैं उनके प्रभाव के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी ब्रीफ में थोड़ी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आपका इन अपशिष्टों में होता है आपका लेड होता है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, उससे किडनी और मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक बेसिकली लंग कैंसर होता है इससे। ठीक है,
आपका पारा होता है, इससे नर्वस सिस्टम पे अटैक पड़ता है। आर्सेनिक से आपका ब्लैक फुट नाम का भी रोग होता है, ये भी पता होगा आपको। पारा के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इससे मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा बहुत डिटेल की चीज़ें मैंने आपको जल प्रदूषण में बताई थी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि आपके बेसिकली चप्पल ओवरफ्लो में होता है, उनके जलने से आपका HCl गैस निकलती है और उससे कई प्रकार की श्वसन समस्याएं हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कैडमियम, इसको श्वसन विष बोला जाता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इससे किडनी के अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके बाद आपका सेलेनियम, सेलेनियम से एक रोग होता है जिसका नाम है सेलेनोसिस, और बेसिकली उससे बालों और नाखूनों का नष्ट हो जाना, ये उसके बेसिकली मेन लक्षण है, ठीक है। इसके बाद आपका बेरिलियम, इससे कैंसर होता है, और एक बेरिलियम नाम का एक रोग भी होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। बेरियम, बेरियम से मस्तिष्क जो है वो फूल जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये सब इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक है ट्रैक्लोइथिलीन, और इसका मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है TCE बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। किडनी एवं लीवर को ये क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सा चीज़ें। अब हम लोग इसके प्रबंधन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये ई वेस्ट को डंप करने के पहले उसका यूज़ कर सकते हैं, और ये कहाँ से ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में सारी डिटेल हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करें, जिसका नाम है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसके बारे में सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटे मोटे इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके निबंध लेखन में भी आप इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई निबंध वगैरह आता है तो आप उसमें इन सभी टॉपिक्स को इंसर्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है, लेकिन रेलेवेंस रहना चाहिए उस टॉपिक से तब, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन से लेकर उसका पुनर्चक्रण तक की प्रक्रिया, ठीक है, किसी विशिष्ट निगरानी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन और उसके पुनर्चक्रण तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अभी पुनर्चक्रण में जो टर्म मैंने बोला है वो उसमें भी कई सारे चीज़ें हैं, हम लोग जिसके लास्ट में देखेंगे जब इसके प्रबंधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके स्रोत देख लेते हैं और प्रकार देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको मैंने टाइटल लिख दिया और मैं इसको केवल पढ़ के सुना रहा क्योंकि मेरा लिखने का मन नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका इसमें लिखा है स्रोत क्या है इसके, ये देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, चिकित्सकीय अपशिष्ट, ठीक है। तो शहरी अपशिष्टों में अस्पतालों से निकलने वाला चिकित्सकीय अपशिष्ट। सेकंड नंबर पे है आपका नगर पालिका अपशिष्ट, मतलब नाम से स्पष्ट है नगर पालिका से निकलने वाला अपशिष्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्यालयों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को नगर पालिकीय अपशिष्ट बोलते हैं। व्यावसायिक अपशिष्ट नाम से ही स्पष्ट है, बाजारों और लघु औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो क्या कहलाता है, आपका व्यावसायिक अपशिष्ट। नेक्स्ट है आपका पार्कों, बगीचों तथा उद्यानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वो कहलाता है आपका बागवानी अपशिष्ट, ठीक है। तो ये स्रोत में आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकार में सबसे पहले आपका घरेलू अपशिष्ट, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे अनुपयोगी वस्तुएं आती है, जैसे डब्बा हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह के डब्बे हो गए, रद्दी कपड़ा वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते पीते भी हैं, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट आपके घरेलू अपशिष्ट के अंदर आता है। सेकेंड है आपका दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट, ठीक है। तो इसमें भी सारी चीज़ें लगभग घरों के टाइप की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पेप्सी वैक्सी का कैन पीते हैं और उसके बाद बोतल भी कई सारी होती है विभिन्न प्रकारों की, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वाले नहीं और दूसरे प्रकार की बोतलों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं दुकानों में, आपको पता होगा वैसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट। उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले जो भी आपके
शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाने वाला विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ हो गई, धागे हो गया, कैंची हो गई, ये दुनियादारी चीज़ें, ठीक। इसके अलावा आपके रैपर्स वगैरह हो गए बहुत सारे मेडिसिन के, वो सभी आपके जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट में आता है। इसके बाद है आपका निर्माणाधीन अपशिष्ट, और इसमें बेसिकली क्या आता है, विभिन्न प्रकार का मलबा आता है, ईंटें आते हैं, आपके रॉड वॉड के अवशेष आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी जो है वो आपके वायुमंडल में यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, आपके निर्माणाधीन अपशिष्ट। नेक्स्ट है आपका बागवानी अपशिष्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा है। इसमें बेसिकली आपके पेड़ों एवं पत्तियों के जो अनुपयोगी भाग होते हैं वो, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो, ये सभी आपके बागवानी अपशिष्ट में आते हैं। प्राकृतिक रूप से सड़नशील अपशिष्ट, ठीक है, ऐसे अपशिष्टों को कहा जाता है जो कि आपके प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर सड़नशील मतलब सड़ने के बाद वो ख़त्म हो जाए, ऐसे अपशिष्ट भी होते हैं। बेसिकली इसमें देख सकते हैं सब्जियों के अपशिष्ट, खाद्य पदार्थों, अंडों के खोल, ठीक है, मूंगफली के छिलके, सूखी पत्तियाँ, ये सभी आपका प्राकृतिक रूप से सड़नशील अपशिष्ट है। गैर प्राकृतिक रूप से सड़नशील अपशिष्ट, और इसमें बेसिकली क्या आता है, जिसका प्राकृतिक रूप से क्या बोलते हैं, निपटारा नहीं, मतलब वो सड़ने के बाद डिग्रेड नहीं होते, लेकिन हम लोग इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर किसी अन्य प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको रिसाइकल कर लेते हैं और उसको सड़ा के हम लोग दोबारा यूज़ कर लेते हैं। लाइक आपका बोला मैंने पॉलीथीन होता है, और इसके अलावा धातु वातु के जो भी टुकड़े वगैरह होते हैं उनका भी प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग विभिन्न प्रकार के बोतले वोतले को भी गला के वापस दूसरे फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको बोलता है गैर प्राकृतिक रूप से सड़नशील अपशिष्ट। उसके बाद जो मेजर अपशिष्ट आता है उसमें आपका आता है औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है। और औद्योगिक अपशिष्ट आप लोग समझते ही होंगे कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों से प्रोड्यूस होने वाला अपशिष्ट क्या कहलाता है, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पैकेजिंग में विभिन्न प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आपके कार्बोनेटिक पदार्थ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, औद्योगिक अपशिष्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मतलब औद्योगिक जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जैसे स्टील ही बनाना है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। स्टील को पहले ज़मीन से निकालो, मतलब लोहे का जो भी आपका हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, अयस्क निकालते हैं, फिर उसका शोधन होता है, उससे निकलने वाला विभिन्न प्रकार के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद फिर उसको डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस पे, जलाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे स्लग्स निकलते हैं, ठीक है। और फिर स्लग्स और फ्लक्स निकलते हैं जो भी है, वो फिर फाइनली जाता है आपका स्टील के रूप में मोल्ड होता है। तो ये सारी प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी विषैली गैसें भी होती हैं और नॉर्मल आपके कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, तो वो भी आपके औद्योगिक अपशिष्ट में आते हैं। अब बेसिकली इनका स्रोत क्या है, तो बेसिकली इसमें देखेंगे आपका रासायनिक उद्योग, रासायनिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक और खनिज प्रसंस्करण, मतलब खनिजों का वही शोधन वोधन दुनियादारी जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सारे प्रोसेस से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसके अंदर आता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, आपका विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे देश में रन हो रहे हैं, ठीक है। उन सारे प्लांट से निकलने वाला आपका जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, ठीक है, वो भी प्रोड्यूस होता है। तो ये उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उससे निकलने वाला अपशिष्ट रेडियोधर्मी अपशिष्ट। राख, ठीक है, आपके ताप विद्युत संयंत्र से बहुत सारे फ्लाई ऐश निकलते हैं, ठीक है। हम लोग उनका एक हद तक निपटारण कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारी वायुमंडल में भी घूमते रहते हैं, तो वो जो अपशिष्ट आता है उसको तापीय अपशिष्ट या फिर जो भी राख बोलते हैं। इसके बाद आपका ठोस अपशिष्ट, ठीक है। ये जो आपके विभिन्न प्रकार के उद्योगों से अनेक प्रकार के ठोस अपशिष्ट भी निकलते हैं, जैसे रबड़ की फैक्ट्री से कुछ और चीज़ निकलेगा, इसके अलावा शीशा, कागज़, लकड़ी की फैक्ट्री से कुछ और निकलेगा, ठीक है, कपड़े के उद्योग से किसी और प्रकार का अपशिष्ट निकलेगा। वो सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पे होता है, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, तो ये वही चीज़ देखने वाले हैं जो लघु उद्योगों से विभिन्न प्रकार के जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उससे ह्यूमन बॉडी को क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे कौन से रोग होते हैं। और ये बेसिकली आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर फैक्ट में पूछा जाता है, जिसको हम लोग को ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। और क्वेश्चन आपका अगर कभी ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से आया तो बेसिकली इसी टॉपिक से आपको आ सकता है, ठीक है।
तो वो टॉपिक और आपका ठोस अपशिष्ट में लास्ट प्रकार देखेंगे इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। ये सब तो हमने टाइप वगैरह देखे इसके, और हम लोग प्रबंधन जो देखेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करें। जो मैंने आपको औद्योगिक अपशिष्ट बताया था उसमें जो हम लोग लघु उद्योगों से बहुत प्रकार के जो वेस्ट निकलते हैं औद्योगिक अपशिष्ट के फॉर्म में, उससे मानव को कई प्रकार के रोग होते हैं, उन पे 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरे रोग लिख दिए हैं और इस साइड इस साइड मैंने आपके स्रोत लिखे हैं और इधर रोग लिखे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका कोल डस्ट। ठीक है, ये आपका स्रोत है। कोल डस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, कोयले के कण से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका एंथ्रेकोसिस। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं आपका सिलिका से, इससे होता है सिलिकोसिस रोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टॉस, इससे होता है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, आपको रोग का नाम बस याद रखना है। लौह कण, इससे होता है सीडिरोसिस या फिर लौहमयता। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। गन्ने की धूल से आपका मतलब जो शुगर केन फाइबर से कौन सा रोग होता है आपका, बेगासोसिस। ठीक है, कपास की धूल से कौन सा रोग होता है, उसको बोलते हैं बिस्कोसिस। ठीक है, अनाज की धूल से कौन सा रोग होता है, इसको बोलते हैं कृषक फुफ्फुस। ठीक है, तंबाकू से कौन सा रोग होता है, तंबाकू की धूल से कौन सा रोग होता है, उसको बोलते हैं टैबैकोसिस। ठीक है, आप केवल बीमारियों का नाम याद रखो, स्रोत का नाम याद रखो, एग्जाम में आएगा तो सीधा आपको टिक लगाना है और इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्यों होता है, काहे के लिए होता है, ये सब दिमाग अपना माथा मत खराब करना। आप केवल स्रोत देखना, आप आंसर टिक करके आना, क्योंकि आपको एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इस रोग से होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका प्रबंधन। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ही करना है ना हमको, अल्टीमेटली वेस्ट का प्रबंधन करना ही आपका मेन इसका वो है। ठीक है, इसमें हम लोग RRR तकनीक का यूज़ करते हैं। अब ये RRR क्या है, एक R से है मतलब रिड्यूस, रिड्यूस मतलब आप वेस्ट को पहली चीज़ तो कम करो। ठीक है, रीयूज़ करो मतलब उसी वेस्ट का हम लोग दूसरे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका रीयूज़ करना। नेक्स्ट है आपका रिसाइकल करना। ठीक है, उसको प्रोसेस करके किसी और उपयोगी वस्तु में हम लोग उसको बदल दें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं बेसिकली, और उसी पे आधारित है इसका प्रबंधन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब यार समझ ही गए होंगे, जो भी हमारे वेस्ट निकलते हैं उनको किसी प्रकार से क्रशिंग वगैरह के माध्यम से, ठीक है, उसको दूसरी उपयोगी वस्तु में बदल देना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। जैसे मोबाइल मिला, मोबाइल को चूरा बना के उसको कुछ और चीज़ में बदल दिए, दैट्स इट। ठीक है, या फिर उसकी चिप निकाल के हम लोग उसको कुछ और काम कर लिए। ठीक है, वो रीयूजिंग हो गया। चिप निकाल के उसको तोड़ ताड़ के कुछ और दूसरी चिप बना दिए। ठीक है, वो हो गया आपका रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है अपशिष्टों को नष्ट करना। ठीक, इसमें सबसे पहले आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जो भी बायोडिग्रेडेबल आपके वेस्ट निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाता है, सबसे पहले आप नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी के बारे में सुने होगे ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, घुरुआ क्या है, घुरुआ बेसिकली क्या है आपका बायो कंपोस्ट बनाना। ठीक है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो आपका गोबर खरीदा जा रहा है, फिर उसी गोबर को 10 रुपये किलो में किसानों को वापस बेचा जा रहा है। ठीक है, ओपी चौधरी सर इसके लिए आपका आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया देखते हो। ठीक है, तो वही आपका कंपोस्ट बनाना, आपका गोबर ओबर ये सब क्या है बेसिकली, गोबर तो चले दूसरा चीज़ है, आपका सॉलिड वेस्ट कौन से है, आपके पत्तियाँ टहनियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल है। इसको एक गड्ढे में डाल के उसको फिर उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाल के उसका अल्टीमेटली कंपोस्ट बनाना जैविक प्रक्रिया के थ्रू, ये कहलाता है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है आपका दबाना, इसको लैंड फिल्स बोलते हैं, अच्छा टर्म है, दबाना एक फर्जी वाला टर्म है। ठीक है, लेकिन इसको भी लिखोगे तो चलेगा। इसमें क्या किया जाता है, आपका बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है और उसमें जितने भी आपके वेस्ट रहते हैं, सॉलिड वेस्ट, उसको जाके सीधा डंप कर दिया जाता है और पूरा मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है वो टेम्पररी तरीका है, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे भी तो है ना,
वो नीचे से भी आपका इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन ये किसी हद तक थोड़ा बहुत आपके एयर पोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सब किया जाता है। जो नेक्स्ट तरीका है उसको बोलते हैं इंक्रिनेशन, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दहन। और बेसिकली नाम से स्पष्ट है कि हम लोग जितने भी प्रकार के सॉलिड वेस्ट आते हैं उनको अगर आप खुले में जलाओगे तो बेसिकली क्या होगा, उससे एयर पोल्यूशन, उसके बाद उसके जो भी अपशिष्ट बचेंगे उससे आपका वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे इंक्रिनेशन कैंप प्लांट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ये सारे सॉलिड वेस्ट को लाया जाता है और उसको एक प्लांट के अंदर में दहन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दहन से जो भी कचरा निकलता है उसके निपटारण की भी पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है। और बेसिकली ये नागपुर में स्थित है इसका एक प्लांट, ठीक। नेक्स्ट है आपका विखंडन। अब जिसको जलाया नहीं जा सकता, ठीक है, और इसको जलाने से मान लीजिए बहुत प्रकार की विषैली गैसेस निकलती है वो, और कई सारी चीज़ ऐसा रहते हैं लाइक आपका चीनी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, उनको भी आपको जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, सीधा आपके मशीन में डाला गया क्रशर में और उसका चूरा बना दिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, रिसाइकल करके दूसरे फॉर्म में हम लोग यूज़ करना चालू कर देते हैं, ठीक है। उसी को आपको बोलते हैं विखंडन करना। नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर एक इसी कंपोस्ट से मिलता जुलता है, लेकिन इस वर्मी कल्चर में बेसिकली आपके केचुओं का प्रयोग किया जाता है स्पेशली, ताकि वो उसको डिग्रेड करके किसी और पोषक तत्व में बदल दे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं आपका प्रबंधन के। एक है आपका समुद्री डंपिंग, ठीक है। नाम तो स्पष्ट है कि आपका जो भी वेस्ट है उसको समुद्र में ले जाकर डंप कर दो, लेकिन हाँ, ये तरीका बहुत ही गलत है क्योंकि इससे आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। और ये तरीके से आपका वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ का पर्यावरण भी प्रभावित होता है, इसलिए ये उतना उपयोग में नहीं लाया जाता। नेक्स्ट है आपका ताप अपघटन, या फिर इसको पायरोलिसिस बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, आपका अत्यधिक हीट में आपका जितने भी आपके वेस्ट हैं उनका अपघटन करना, दैट इज कॉल्ड ताप अपघटन, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका ताप अपघटन में बेसिकली आपका क्या हाँ, जो भी जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ से निकले हुए आपके चारकोल वगैरह हो गया, स्टोन तार हो गया, और ईंधन गैस से निकलने वाले जितने भी आपके अपशिष्ट हो गए, ठीक है, इसका अपघटन करना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दैट इज कॉल्ड ताप अपघटन की प्रक्रिया। इसके बाद है आपका जैविक पुनर्प्रसंस्करण, ठीक है। बहुत सारे आपके वेस्ट होते हैं लाइक आपके गत्ते हो गए, कागज़ के टुकड़े हो गए, ठीक है। उसको आप उसको विखंडित करके और फिर उसके बाद उसका प्रयोग रिसाइकल करके प्रयोग कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं आपका जैविक पुनर्प्रसंस्करण, ठीक है। और बेसिकली इसमें ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कागज़ वागज़ के टुकड़ों को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आप सीख जानते हो। तो ये सारी चीज़ें आप प्रबंधन में लिख सकते हैं। इसके बाद आपके बुक में एक और चीज़ दिया है, ई कचरा प्रबंधन नियम। ये 2016 से लागू हुआ है और बेसिकली इसमें ये है कि आपका जो भी आपके वेस्ट निकलेंगे उसके कलेक्शन और उसके निपटारण की पूरी जिम्मेदारी आपकी राज्य सरकारों की होगी। बेसिकली इसमें मेजरली आपका फ्लोरोसेंट लैंप रखे गए, ठीक है। उसके लिए स्पेशली ये बनाया गया क्योंकि उसमें बहुत प्रकार की गैसेस वगैरह भी भरी होती है, तो उससे बचने के लिए आपका ये प्रबंधन नियम लागू किया गया था 2016 से, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपकी वाणी की बुक में दी हुई है, उसको पढ़ लेना एक बार। इसके बाद है आपका ई परिसर। ई परिसर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उसका सारी चीज़ें, मतलब उसके वेस्ट का प्रबंधन, निपटारण वगैरह सारी चीज़ें एक जगह पे की जाती है। उसको कहा जाता है आपका ई परिसर, और ये 2005 से अस्तित्व में, ठीक है। तो मैंने लगभग यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कवर करा दी, ठीक है। और प्रदूषण जितना भी आपके टॉपिक पे सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ा है तो वो आप बता सकते हो, ठीक। और फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक टॉपिक बच गया आपका, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बुक में दी हुई है, लेकिन अगर बोलोगे तो मैं इसको करवा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन के बारे में, और ये आपके एसीएफ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तब तक के लिए आप प्लीज़ एक काम करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए विद बेल नोटिफिकेशन दबा के, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक, ACF, CG व्यापम और CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनको पक्के से शेयर करिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में कंपलसरी फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप से जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। अपने दोस्तों को भी इसलिए में जुड़ाइए और सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।